डिब्रूगढ़ असम में जब इन खालिस्तानियों को जो वहां पे डाल रखा है ना जेल में, जब इनसे इंटरोगेशन करा गया, जब पुलिस ने अपनी उंगली हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने जा रहे हैं, मेजर गोरवारिया की लेटेस्ट वीडियो है। अमृतपाल सिंह ने खुद को भिंडरावाला शो करने के लिए, भिंडरावाला रूप धारने के लिए खुद के फेस के ऊपर जो है ना, इसने सर्जरी करवा ली थी, प्लास्टिक सर्जरी। तो जिसके लिए मतलब कि खालिस्तान का ये प्रचार कर रहा था इंडिया में, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक स्ट्राइक की और फिर ये गायब हो गया, नजर से ओझल हो गया। और जो इसके बंदे जो पकड़े जा चुके हैं, असम की जेल में अभी कैद हैं, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब कि इसके बारे में एक बयान दिया है। वो मेजर गोरवारिया हमें बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो हम कंप्लीट देखेंगे, उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और लास्ट फिर अपना रिएक्शन देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अमृतपाल, बैक टू अमृतपाल। मिस कर रहे होंगे खालिस्तानी मुझे ना, कि कहाँ हमारे दद्दू कहाँ चले गए, मेजर साहब कहाँ चले गए, दद्दू की याद आ रही है। डिब्रूगढ़ असम में जब इन खालिस्तानियों को जो वहां पे डाल रखा है ना जेल में, जब इनसे इंटरोगेशन करा गया, जब पुलिस ने अपनी उंगली टेढ़ी करी, तब एक खालिस्तानियों ने बड़बड़ा के सब कुछ बता दिया। और क्या बताया इन्होंने कि ये जो अमृतपाल सिंह है, ये गया था किधर? जॉर्जिया। ये भाई गया था जॉर्जिया, यानी कि फॉरेन कंट्री। अपनी प्लास्टिक सर्जरी इसने करवाई। इसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद ये बंदा आया है और किसकी तरह शक्ल मिलवाना चाहता था। ये चाहता था भिंडरावाले से शक्ल मिले मेरी। अमृतपाल सिंह भिंडरावाले, ये चाहता था कि भिंडरावाले से मेरी शक्ल मिले तो जितने भी खालिस्तानी हैं वो ऑटोमेटिकली मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अब एक बात बताइए, जो बंदा ड्राइवर है, और दुबई में ड्राइवर हो, अमेरिका में हो, हांगकांग में हो, सिंगापुर में हो, ड्राइवर की एक खास सैलरी होती है उस मुल्क के हिसाब से, उस मुल्क के हिसाब से, ठीक है। Whatever drivers are paid, there is a mean and median and there is a certain average salary. ये कैसे गया? अगर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए गया होगा तो पक्का हफ्ते भर के लिए गया होगा जॉर्जिया। किसने फंड करा ये सब, मैं ये जानना चाहता हूं। ये प्लास्टिक सर्जरी करके, चलो भिंडरावाले तो बदसूरत था ही शक्ल से, ये और बदसूरत बन गया भिंडरावाले के चक्कर में कि मैं भिंडरावाले जैसा बनूं, है ना। ये देखो क्लीन शेव है इसकी। प्लास्टिक सर्जरी करवानी थी और पाकिस्तानियों ने इसको बोला। इसके हैंडलर्स पार हैं, मैं आपको बता दूं, मुझे किसी मतलब विश्वसनीय सूत्र से पता लगा है, इसके हैंडलर्स पार हैं और आईएसआई इस बंदे को कंट्रोल कर रही है। ये बेसिकली क्रिमिनल है जो खालिस्तानियों का फायदा उठा रहा है, खालिस्तानी इसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। और ये बन रखा है बाप खालिस्तानियों का। इशू ये है कि ये बंदा जाता है जॉर्जिया और भाइयों जॉर्जिया में ये अपनी शक्ल बदलता है, अपनी जॉ लाइन थोड़ी सी सीधी करता है, अपनी आईज का, अपने ईयर्स का पूरा प्लास्टिक सर्जरी करवा के ये बंदा आता है। और फिर उसके बाद ये कहता है देखो मैं तो भिंडरावाले, वही वेशभूषा। जो बंदा पहले जीन्स, फटी हुई जीन्स और टी शर्ट पहनता था और बिल्कुल हीरो कट बाल कटे हुए थे, सिख तो अपने बाल नहीं काटते, ये अपने बाल कटे हुए थे और बिल्कुल स्पाइक वाइक लगा के बिल्कुल हीरो कट रहता था, वो ये बहरूपिया टाइप का आदमी है। इसने अपनी शक्ल बदल ली, इसने अपना भेष बदल लिया और ये एक नए अवतार में आ गया पंजाब। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी शुरुआत होती है फार्मर एजिटेशन के दौरान। जब केंद्रीय सरकार ने फार्म लॉज पास करे तो फार्म लॉज के हिसाब से ये लोग फिर प्रोटेस्ट करना शुरू करा। अच्छा, जो किसान हैं, किसान हर राज्य में है भारत के, ये मैं कई बार कह चुका हूँ, पहली बार नहीं कह रहा, कई बार कह चुका हूँ। किसान तो हर राज्य में है। केरल में किसान है, मणिपुर में किसान है, नागालैंड में किसान है, गोवा, दमन, दीव में किसान है, कश्मीर में किसान है, उत्तर प्रदेश में किसान है, मध्य प्रदेश में किसान है, राजस्थान में किसान है। किसान पूरे भारत में है। और जो फार्म लॉज थे जो सरकार ने बोला था, जिसके ऊपर इतना बवाल हुआ साल भर के लिए, उसकी चिंगारी पंजाब से उठी, उसकी चिंगारी पंजाब से उठी और पंजाब से फैली हरियाणा और यूपी का थोड़ा सा हिस्सा, वेस्टर्न यूपी का, जिसमें कि टकैत जो था वो कर रहा था, पर टकैत चुनाव हार गया और टकैत तब से चुप बैठा है, क्योंकि टकैत को लगा कि मैं तो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा उत्तर प्रदेश का। वो रोने वोने लगा था टीवी के सामने, आपको याद है, टीवी कैमराज के सामने रो रहा था कि हाय तुम आ जाओ, लोग आ गए, लेकिन वोट किसी ने नहीं दिया उसको।
और योगी जी की सरकार गिराने के चक्कर में था, पता लगा खुद गायब हो गया वो, और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं, ये बात पंजाब से शुरू हुई। कहने का ये मतलब है कि किसान तो दुनिया में हर जगह हैं, भारत में भी हर जगह किसान है। दिल्ली के कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे किसानी होती है भाई, महाराष्ट्र में किसान है। मतलब कि कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पे फार्मिंग नहीं होती? भारत में होती है ना हर जगह। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, प्रॉब्लम पंजाब में थी, प्रॉब्लम हरियाणा में थी, और प्रॉब्लम कुछ उत्तर प्रदेश के इलाकों में थी, खासतौर से वेस्ट में थी। आपने कभी सुना कि केरल के किसान को प्रॉब्लम हुई हो? केरल के किसान ने प्रदर्शन निकाला हो, मध्य प्रदेश के किसान ने, राजस्थान के किसान ने, महाराष्ट्र के किसान ने, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, किसी ने प्रदर्शन निकाला? कोई हाय तौबा हुई? नहीं। देखिए ये सारी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कि भाई सर्कमस्टेंसेस ऐसी थी। अब आप देखिए ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्या हुआ कि पंजाब से ये आग फैली? किसान भाइयों का हक है, उनको नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, दैट्स ऑल राइट। और सरकार का कहीं ना कहीं फेलियर है कि सरकार का जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है ऐसा नहीं हो पाया कि लोग आराम से समझ लें उस चीज को, जो कि उनको समझना चाहिए था। कायदे की बात है, दे शुड हैव अंडरस्टूड, राइट। अगर सरकार समझाती तो, दे शुड हैव अंडरस्टूड मतलब किसानों की बात कर रहा हूं, उनको समझना चाहिए था। लेकिन उसके लिए पहली बात है कि सरकार समझाती तो। आपने किसान कानून आप ले आए जिसको नहीं समझ में आया, और इन सब का फायदा उठाया खालिस्तानियों ने। इसीलिए वो लाल किले के ऊपर वो ट्रैक्टर और वो झंडा उतारना और ये सब, ये खालिस्तानियों ने करा था, ठीक है। सरकार अनप्रिपेयर्ड थी, दिल्ली पुलिस अनप्रिपेयर्ड थी, ये मामला हो गया इतना बड़ा। और अचानक जैसे दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू करा, खालिस्तानी गायब हो गए। ये और एक खालिस्तानियों की एक बात है जो बड़ी मतलब इट्स अ वेरी खालिस्तानी थिंग टू डू, टू रन अवे। मैंने आपको बताया था ना, जब अमेरिका के उस गुरुद्वारा साहब में गोली चली थी, जब खालिस्तानियों ने गोली चलाई थी, तो बाकी जितने भी खालिस्तान जिंदाबाद के झंडे पकड़ रखे थे सब भाग गए। सब झंडे झुंडे खालिस्तान के झंडे जमीन पे फेंके, सब कट लिए वहां से खालिस्तानी। अमृतपाल सिंह को देख लो यार, पुलिस ने ढो, पुलिस आ गई, पुलिस सबके सब खालिस्तानी गोल। और जैसे डिब्रूगढ़ के जेल में उनको डाला, ऐसे गा रहे हैं जैसे तोता मैना की कहानी तोता सुनाता ना, कौं कौं करके, ये कौं कौं करके सब गाना गा रहे हैं खालिस्तानी। क्यों गाना गा रहे हैं? क्योंकि इनका दिल चूहे का है, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कनाडा में बैठ के और यूएस में बैठ के, फ्लोरिडा में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनकी औकात कोई नहीं है, ठीक है जी, इनकी औकात कोई नहीं है। अमृतपाल सिंह अपना चेहरा बदल के कहता है मैं भिंडरा वाले के जैसे लगूंगा, और पंजाब में आता है। काम शुरू होता है फार्मर एजिटेशन के दौरान, जब ये फेसबुक पे बड़ी सारी अपनी पोस्टें डालता है, ये करता है वो करता है ना, अमृतपाल सिंह पूरा एक फेसबुक में माहौल बनाता है, ट्विटर पे माहौल बनाता है, अलग अलग डायरेक्शन से वारिस पंजाब दे के साथ जुड़ने की, ये सब उसका ड्रामा चलता है उस वक्त। और भोले भाले जो पंजाब के किसान हैं उनका फायदा उठाता है। उन किसानों को तो वैसे ही भड़का रखा है, क्योंकि मैंने फार्म लॉज पढ़े हैं, ठीक है, मैंने फार्म लॉज पढ़े हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि उसमें अगेंस्ट द फार्मर क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन एनीवे, मुझे कोई ज्यादा इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आई एम नॉट अ फार्मर यार, मैंने तो हल जोतने नहीं, मैंने तो ट्रैक्टर चलाना नहीं है जिंदगी भर, तो मुझे इसके बारे में, ठीक है, जो भी फार्मर्स को समझ में आया ठीक है, जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, एंड दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट। जो किसान है दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट। शाहीन बाग, दे हैव एवरी राइट टू प्रोटेस्ट, उनका पूरा हक है, संवैधानिक हक है प्रोटेस्ट करने का। जगह उन्होंने गलत चुनी, ठीक है। फार्मर्स ने ये पूरे हाईवे ब्लॉक कर दिए, और जो शाहीन बाग वाले थे उन्होंने मेन जो आर्टेरियल रूट थी वो ब्लॉक कर दी, जिससे हम नोएडा से, अगर हमें फरीदाबाद जाना है या नोएडा से हमें इधर फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ जाना है या इस तरफ से दिल्ली की ओर जाना है, वो पूरा इन्होंने वो रोड ब्लॉक कर दी। तो ये तो बात गलत थी, इनको नहीं करनी चाहिए थी रोड ब्लॉक। खैर जो हुआ सो हुआ, दैट्स इन द पास्ट। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, छोटी सी, राइट, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। ये एक सोची समझी साजिश के तहत यहां पे आया है, किसी ना किसी ने उसको पैसा दिया है, प्लास्टिक सर्जरी का, जॉर्जिया की विजिट का, वो वापस आया है, वो मर्सिडीज के कैवलकेड, वो इतने सारे बॉडीगार्ड, वो पुलिस का प्रोटेक्शन, इसको राजनीतिक आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये पंजाब के अंदर है और ये पकड़ा नहीं गया है, और इसके ऊपर बड़े मजबूत राजनीतिक हाथ हैं, क्योंकि सब लोग अभी इस वक्त जो नेता हैं कुछ पंजाब के, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, कुछ, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इंडिया, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन पॉलिटिकल करियर्स। इसकी वजह से अमृतपाल बचा हुआ है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश ने 50 हाइडल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे डैम, उन्होंने इसका प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया अरुणाचल ने। और अरुणाचल का प्रोजेक्ट क्या है? अरुणाचल का प्रोजेक्ट सिंपल है कि ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं करनी,
लेकिन छोटे छोटे आपने डैम बनाने, इससे क्या होगा, जो अरुणाचल के लोग हैं दूर दराज इलाकों में उनको बिजली मिलेगी, जो इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट है उनको रेगुलर जो लाइन से बिजली आती है वो मिलेगी। और इन सब चीज़ों के लिए तो ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। एंड मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन रिस्पॉन्स टू अ ट्वीट बाय अरुणाचल प्रदेश सीएम पेमा खांडू who posted pictures of one of the hydel projects at Mago village in Tawang district in his home constituency, Mukto, PM Modi tweeted a welcome development in the border areas which will empower those living in border villages. अच्छा, तो ये ना पेमा खांडू जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम, तो उन्होंने बोला कि यार इसके तहत मैं काम करता हूँ, मैं अपने गांव वाले जो है ना अरुणाचल में तो लंबे ऊंचे पहाड़ हैं और फार फ्लंग विलेजेस हैं जिनकी कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम है अरुणाचल में। तो उन्होंने बोला कि जो गाँव वाले यार मैं उनको बिजली कैसे दे सकता हूँ, और बिजली यार मैं ऐसे दे सकता हूँ अगर छोटे छोटे हाइडल प्रोजेक्ट्स में करूँ। तो 50 लॉन्च कर दिए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में, 50। और छोटे छोटे हैं वो, ऐसे बड़े नहीं कि जैसे वो 1500 मेगावाट वाले जो डैम्स हैं, ना छोटे स्मॉल, जो कि 4, 5, 10 गांव को रोशन कर दें, है ना, कुछ और 15, 20 गांव को, 25 गांव, इस टाइप के धीरे धीरे जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्होंने 50 अपने स्टेट में अनाउंस कर दिया, उन पर काम शुरू करवा दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। और क्यों ज़रूरी है, मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तो नेशनल सिक्योरिटी के और डिफेंस के और इन सब मामलों को डिस्कस करता हूँ। मैं आज ये क्यों बोल रहा हूँ कि अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू जी ने डैम्स बनवा दी, इसलिए क्योंकि अरुणाचल बॉर्डर विलेज है। अरुणाचल को चीन जो है साउथ टिबेट कहता है, पूरे अरुणाचल को क्लेम करता है, और वहाँ पे इंडियन आर्मी की बड़ी सॉलिड डिप्लॉयमेंट है, तो इससे फौजी भाइयों को भी बहुत फायदा होगा। अच्छा, अब आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, ये गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, यानी कि भारत के साथ जो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल है उधर गए और बोला कि पाकिस्तान आर्मी इज रिजॉल्व टू डिफेंड सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स। And he also said that the army was determined to support the just cause of Kashmiris and seek resolution of Jammu and Kashmir in accordance to UN resolutions. तो ये गए भाई साहब अपने जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए और वहाँ पे दंदनाते हुए उन्होंने एक लेक्चर दे दिया जो कि हर आर्मी चीफ देता है, जिसकी जीरो औकात नहीं है, जीरो वैल्यू नहीं है, 0/0 सन्नाटा। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि भाई पाकिस्तानी फौज तैयार है किसी भी प्रकार के अगर एग्रेशन है दुश्मन की ओर से तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ये सब लाहौरी हैं, लाहौरी चूरन, ये सारे के सारे लाहौरी एक जैसे हैं। इन्होंने वहाँ पे चूरन खिला दिया अपने ट्रूप्स को। ट्रूप्स भी इनके लाहौरी हैं, वो भी ताली पीट रहे हैं कि देखो चीफ साहब ने क्या बात कर दी। अरे बेवकूफ़ों, अगर डायलॉग ही मारना है तो अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे जाओ, ड्यूरन लाइन पे जाओ जहाँ पे तालिबान है। हम तो तुम्हें कुछ कर ही नहीं रहे। हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है 750 किलोमीटर के आसपास का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो 2-2.5 साल से शांत है। वहाँ पे तो गोली तो दूर, किसी ने पत्थर भी नहीं फेंका। लाइन ऑफ कंट्रोल में क्रॉस बॉर्डर जो हमारा चलता था, ऐसे गोलाबारी चलती थी, शेलिंग चलती थी, गोली चलती थी, वो तो 2-2.5 साल से नहीं हुई है, वो तो शांत है बिल्कुल। फिर वहाँ पे डायलॉग बाजी करना, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भाई, जहाँ से खतरा है रोज़ तुम्हारे गाजर मूली की तरह तुम्हारे बंदे काटे जा रहे हैं। पिछले 3 महीने में मैंने कल ही कवर करा था कि 120, 125 इनके पुलिस वाले मार दिए खैबर पख्तूनख्वा में। ये कौन मार रहे हैं? सरहद पार से तो आके मार रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, मारते हैं अफगानिस्तान चले जाते हैं। ड्यूरन लाइन पे तुमने फेंसिंग करी है, फेंसिंग लाइन को तालिबान ने बोला फेंसिंग लाइन कुछ नहीं है, ये तो च्युइंगम है, चबा के थूक देते हैं वो लोग। तो भाई तुम गलत जगह डायलॉग मार रहे हो। तुम्हें इंडिया से कोई थ्रेट नहीं है, तुम्हें थ्रेट जहां से है वहां पे जाकर डायलॉग मारो ना। ड्यूरन लाइन पे कि तालिबान देख लूंगा तुझे, जाके बोलो तालिबान को देख लूंगा तुझे, फिर वो बताएंगे देख लेगा। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे यार, चुपचाप बैठे हुए। हमें अपनी इकोनॉमी देखनी है, हमें अपने लोग देखने हैं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमें उसको 3rd लार्जेस्ट बनाना है। ये हमारा एम है, पूरा देश उसमें लगा हुआ है। ये जिहाद ऐसे कर देंगे और फिर लाल किले पे और ताजमहल, हम लोग ये सब बातें नहीं करते। हल्की बातें हैं, ये छोटी बातें हैं, ये सी कैटेगरी की बातें हैं, ये तो हम लोग करते नहीं इन बातों को। हम लोग फोकस्ड हैं इकोनॉमी पे, हम लोग एजुकेशन पे, हम लोग हेल्थ केयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन चीज़ों पर। ये जिहाद पे आप लोग लड़ो, फालतू की चूरन है जिहाद का ना, ये किसी और को खिलाना। अच्छा, या तो पाकिस्तानी आर्मी का चीफ अनपढ़ है या जाहिल है या कुछ है इसके साथ प्रॉब्लम। और मैं हर एक चीफ की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी आसिम मुनीर की नहीं, इसके पहले बार कश्मीर की जो समस्या है उसका समाधान यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है उसके हिसाब से होना चाहिए। हम ये चाहते हैं, ये आसिम मुनीर ने कह दिया, यही बाजवा ने कहा था उसके पहले, ये बाजवा से पहले जो था उसने कहा था, उसके पहले, ये सारे के सारे एक ही डायलॉग मारते हैं।
ये इसलिए मैं इनको जाहिल कहता हूं, इसलिए मैं इनको अनपढ़ कहता हूं, क्योंकि इन्होंने यूएन रेजोल्यूशन पढ़े नहीं है, जिसका हर एक 22 करोड़ में से 22 करोड़ पाकिस्तानी जिसकी कसमें खाता है कि यूएन कर, इनको बस बता दिया पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो है नहीं, ज्यादातर लोग, बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे हैं, और ज्यादातर मदरसे में पढ़ते हैं, तो इनको पता ही नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। इनकी खास तौर से तालीम होती है खास किस्म की, बस उसी में ब्रेन वॉश रहते हैं पाकिस्तानी। ज्यादा पढ़े लिखी कौम है नहीं है, अच्छे लोग हैं, आई एम श्योर अच्छे लोग होंगे, लेकिन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इंटेलेक्चुअल उसमें कम मिलेंगे आपको पाकिस्तान में। सिंपल सी चीज है, आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाइए और रेजोल्यूशन को डाउनलोड करिए। रेजोल्यूशन की 3 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी फौज वापस जाएगी और बिल्कुल खाली कर देगी, बिल्कुल खाली कर देगी। तो भाई साहब एक बात बताइए, आसिम मुनीर भाई, आसिम भाई, लेट मी कॉल यू आसिम भाई, आप एक बात बताइए, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जा रहे हैं और वहां से डायलॉग मार रहे हैं और आप हवाला दे रहे हैं यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन का, जिसकी पहली शर्त है कि पाकिस्तान को वो एरिया खाली करना है। आप क्यों नहीं करते फिर इतना यूएन रेजोल्यूशन का? सारे पाकिस्तानी इतना ढोल मजीरा पीटते हैं दिन रात कि यूएन रेजोल्यूशन और कश्मीरियों को ये, कश्मीरियों को। अरे जाहिलों, तुम्हें पता भी है उस कागज में लिखा क्या है? तुम्हें पता भी है उसमें लिखा है, पहली शर्त यह है कि पाकिस्तानी फौज और पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम है, वहां पे ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे सब कुछ, सबसे पहले तुम पीछे जाओगे। तुम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को पूरी तरीके से खाली करोगे, और जब तुम उसको खाली कर दोगे फिर वहां पे इंडियन आर्मी दाखिल होगी एक खास फोर्स लेवल को लेके, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए। इंडियन आर्मी उस एरिया को टेक ओवर करेगी, उसके बाद वहां पे प्लेबिसिट होगा, वोटिंग होगी। अब पाकिस्तानी, इनका तो कुछ पता नहीं है, इनको कुछ नॉलेज तो है नहीं, इल्म है नहीं, ज्ञान है नहीं, कुछ पता नहीं है, अंगूठा टेक। अब ये क्या करते हैं पाकिस्तानियों ने बोला कि जो थर्ड स्टेप है ना उसको पहले कर दो। लड़की देखी नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे का एडमिशन कॉलेज में करवा दो पहले। सही बात है। लड़की देखी नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे का एडमिशन कॉलेज में करवा दो पहले। ये इनका, दिस इज टिपिकल लाहौरी लॉजिक, मैं आपको बता रहा हूं, टिपिकल लाहौरी लॉजिक। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में हर एक पाकिस्तानी से बोलूंगा, आप लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, आप लोगों में बहुत कम है जो पढ़ पाते हैं, और इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा, इसलिए कमजोर है क्योंकि आपके पूरे मुल्क में इतने सारे उर्दू के चैनल है, एक इंग्लिश का टीवी चैनल नहीं है आपके पूरी कंट्री में। योर एंटायर कंट्री ऑफ पाकिस्तान डज नॉट हैव अ सिंगल इंग्लिश टीवी चैनल, और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन वो अंग्रेजी में, तो उसका उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, जिस भी लैंग्वेज जो आपके कंफर्टेबल हो, आप उसमें उसको ट्रांसलेट कराइए, और ट्रांसलेट करवाने के बाद सबसे पहले आप उसको पढ़िए पाकिस्तानियों को, उसमें लिखा क्या है, जिसकी कसम पाकिस्तान का बच्चा बच्चा खाता है। सबसे पहले नापाक फौज को वहां से भागना पड़ेगा पीछे, फिर जो इंडियन आर्मी है वो अंदर आएगी, फिर उसके बाद होगा बाद में जो होना है, ठीक है ना। अब इनका बजट कम हो गया पाकिस्तानियों का, पहले बाहर जाते थे भीख मांगने के लिए, अब भी जाते हैं पर कम लोग जाते हैं, अब ये अंदर ही अंदर भीख मांग रहे हैं। तो पहले जब ये चाहते थे कि अमेरिका जाके भीख मांगे, अब ये कह रहे हैं कि यार अमेरिका का एम्बेसडर तो है, इस्लामाबाद में अमेरिका का एम्बेसडर है, चलो बगल में जाके उसी से भीख मांग लेते हैं। यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम Thursday assured Finance Minister Ishaq Dar that Washington would continue to help Islamabad unlock a long stalemated international monetary fund bailout. ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्टर गया, वी नीड मोर रिसोर्सेज एंड फाइनेंसिंग, द मिनिस्टर टोल्ड द एम्बेसडर। देखो, ये गया हैट इन हैंड, जिसको कहते हैं ना, अपना कटोरा लेकर गया डेविड ब्लूम के पास, जो कि यूएस का एम्बेसडर है इस्लामाबाद में। बोला, एम्बेसडर साहब, डेविड भाई आप एक मदद करिए हमारी, हमें ज़रा भीख दिलवा दीजिए आईएमएफ से। तो डेविड ने बोला कि हाँ, लुक इनटू इट, डोंट वरी, हम कुछ करते हैं तुम्हारे लिए, हम कुछ करता है तुम्हारे लिए, हम देखेगा कि तुम्हारा क्या कर सकते हैं। जैसे वो पुरानी हिंदी पिक्चरों में वो टॉम ऑल्टर नहीं बोलता था, बॉब क्रिस्टो, टॉम ऑल्टर एंड बॉब क्रिस्टो, हम देखेगा तुम आदमी के लिए हम क्या कर सकता है। तो यही इसने बोल दिया इसको, ये खुश हो गया। ये जो अमेरिकन हैं वो भी पाकिस्तानियों को ना इनकी बाहें मरोड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अमेरिकन को बहुत बेवकूफ़ बनाया, जिहाद के नाम पे बहुत पैसे लूटे अमेरिकन से, अरबों की जेब काटी। अब अमेरिकन कह रहे हैं, बेटा देखो आईएमएफ क्या है, व्हाट इज आईएमएफ? आईएमएफ तो इज अनदर नेम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आईएमएफ जो है, इट इज अनदर नेम फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएस कंट्रोल करता है, वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती हैं। अब ये पाकिस्तान की धीरे धीरे बाहें मरोड़ रही हैं, और जो हड्डियां हैं ना, ये कंधे का सॉकेट अब ये कट टूट रहा है, हड्डियां मांस से अलग हो रही हैं धीरे धीरे।
इतना मोड़ रहा है और चीखें निकल रही हैं पाकिस्तान की। इसने भी इसको चाय बिस्किट खिलाए होंगे और इशाक डर को बोला इशाक भाई गो, हम देख लेंगे। और मैं अभी कह रहा हूं आपको, मैं आपको कह रहा हूं, जब से आईएमएफ ने बोला है कि आप अपनी शर्तें पूरी करो, और जब तक आईएमएफ पैसा देगा, एक्चुअली अभी तक आईएमएफ ने कोई फैसला नहीं करा है, आईएमएफ जो पैसा देगा, और देगा जरूर, ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं देगा, पैसा जरूर देगा। जब तक आईएमएफ पैसा देगा पाकिस्तान को, कोई पाकिस्तानी जरा जज करे कि इस वक्त तक, यानी कि जब आईएमएफ ने बोला था कि तुम ये शर्तें पूरी करो हम तुम्हें पैसा देंगे, और जब एक्चुअली आईएमएफ ने पैसा दिया है इन द फ्यूचर, जो भी दिन आएगा, उसके बीच में पाकिस्तान के ऊपर कितना ब्याज चढ़ा, पाकिस्तान के ऊपर कितना ब्याज चढ़ा, ये किसी ना किसी को सोचना चाहिए और पूछना चाहिए। तब पता लगेगा पाकिस्तान में हो क्या रहा है। आईएमएफ देगा पैसा, बेटा पैसा तो तुम्हें देगा आईएमएफ, पर तब देगा जब उस पैसे की वैल्यू हाफ से भी कम रह जाएगी, क्योंकि तुम्हें पैसा आज से 2 महीने पहले चाहिए था, अब तो तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मांगो मांगो। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको फिक्सअप करना चाहिए। वाई अमेरिका क्यों? इशाक डर और इसके जितने भी चेले चपाटे हैं पाकिस्तान में, जितने भी पाकिस्तानी भीख मांगने में एक्सपर्ट हैं, हर रोज़ 4-5 टीमें बनाओ और 5 एम्बेसीज को रोज़ आप अप्रोच करो। थोड़ा सा बेल्जियम से मांगो, थोड़ा सा आप इंग्लैंड से मांगो, थोड़ा सा फ्रांस से मांगो, थोड़ा सा इटली से मांगो, मांगते रहो सारे एम्बेसी से। और ये 2-4 किलोमीटर के घेरे में तो हैं सबके सब पाकिस्तान में, सबसे मांगो। और मांग के जब तक बिल्कुल दरवाज़ा खटखटाते रहो। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा, गाना गाओ ज़ोर ज़ोर से। हो सकता है कोई ना कोई भीख दे दे तुम्हें, कुछ देगा, कोई $5, कोई $10, कोई तो कुछ देगा, उससे ही तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी कुछ ना कुछ। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान से। भाई साहब मज़ा आ गया। स्टॉक सर्ज आफ्टर सऊदी अश्योर्स आईएमएफ ऑन पाकिस्तान डिपॉजिट्स। तो ये यहाँ पे कहना है पाकिस्तानियों का कि सऊदी ने हमें प्रॉमिस कर दिया है कि साहब, आईएमएफ को प्रॉमिस कर दिया एक्चुअली सऊदी ने। पाकिस्तानियों का कहना है कि वो सऊदी जो है पैसा दे देगा पाकिस्तान को, भीख दे देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ऐसा हो गया कि जैसे घर में शादी होती है, सब लोग अरे पटाखे चल रहे हैं, खुशी। उनका स्टॉक मार्केट में उछाल आ गई। ये पहला स्टॉक मार्केट है दुनिया में जहाँ पे भीख मिलने की खुशी में उछाल आती है। अरे स्टॉक मार्केट में उछाल तब आती है जब कोई इन्वेस्टमेंट होता है, जब कोई कंपनी टेक ओवर करती है, बड़ी कंपनी, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लगता है लोगों को किया हम शेयर्स खरीदें, लेट्स बाय शेयर्स। पाकिस्तानी पता है क्यों शेयर्स खरीद रहे हैं? पाकिस्तानी इसलिए शेयर्स खरीद रहे हैं कि सऊदी अरब से भीख मिल गई, देखो कितनी अच्छी बात है, खरीदो स्टॉक खरीदो। ये हाल है इस देश का। ये वही इशाक डर है जो कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस मुल्क से भीख मिल गई। वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है कौम को, यार तुम्हें लोन मिल गया, तुम्हें भीख मिल गई। तुम लोग कितने लकी हो यार, तुम लोग कितने लकी हो। सऊदी अरब ने तुम्हें भीख दे दी, जश्न मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, भंगड़े डालो, लुड़ियाँ डालो सड़कों पर, हैं शादियाँ बजाओ, मज़ा आ गया, भीख मिल गई। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। नाउ दे आर सेलिब्रेटिंग, इनका स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट कर रहा है जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने कोई गूगल या माइक्रोसॉफ्ट बना लिया हो। स्टॉक मार्केट पागल हो गया, पता नहीं कितने 100 पॉइंट ऊपर उछाल मारी, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने आईएमएफ को बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम पैसे दे दोगे तो 2-4 रोटी के टुकड़े हम भी डाल देंगे। That's it. पाकिस्तानी खुश। तो दोस्तों यहां पे हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप ऑल ऑफ यू आर वॉचिंग आईपीएल देखिए, बड़े मजे के गेम्स होने वाले हैं, और अभी 1-1.5 महीना मेरे हिसाब से बाकी है। बहुत बड़ा मेला है जिसको लोग कहते हैं ना एंटरटेनमेंट का बाप, आईपीएल। देखते रहिए आईपीएल। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर गौरव वारिया साहब ने अमृतपाल सिंह को लेकर और बहुत सारे 3-4 टॉपिक के ऊपर बात की, जिसको हम बारी बारी जो है ना डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले अमृतपाल सिंह जो खुद को भिंडरावाला, मतलब के भिंडरावाले की शेप में पंजाब में आया, मतलब कि पहले वो रहता था दुबई में, ट्रक का बिजनेस करता था, कि ड्राइवर था वो, और उसने अपनी जो है ना क्लीन शेव करवा के रखी हुई थी। जबकि सिख जो हैं वो कभी भी अपने जो है ना कटिंग नहीं करवाते, ये बाल और ये सर के बाल और जो फेस पे बाल होते हैं वो कभी भी कटिंग नहीं करवाते इस चीज़ की। तो उसने इस चीज़ की कटिंग करवा के खुद को, मतलब कि एक तो वो सिख भी नहीं था, फिर आस्ता आस्ता पता नहीं क्या उसके, मतलब कि किसने उसको चेंज किया और अब वो एक सिख बन गया। और फिर आते ही उसने आस्ता आस्ता खालिस्तान की डिमांड की। तो जब मामला जो है ना सर से ऊपर जाने लगा तो फिर इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना वो हरकत में आई और उसके ऊपर एक स्ट्राइक की, और अभी वो गायब हो चुका है।
प्लास्टिक सर्जरी उसने करवाई कहाँ से, जाके जॉर्जिया से। और उस प्लास्टिक सर्जरी किसने उसके लिए पैसा दिया होगा, ये हम मेजर गौरवारिया साहब ने आपको इस वीडियो में बताया है। जबकि मेजर गौरवारिया पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसके पीछे होगा, क्योंकि पाकिस्तान में खुद बहुत सारे मसाइल हैं। जैसे पाकिस्तान में बलोचिस्तान में बलोच लोग, जब उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, वो भी हथियार उठाकर मतलब कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ के गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ना उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, या फिर गवर्नमेंट के अदारों के ऊपर, फौज के ऊपर जो अटैक करते रहते हैं। ऐसे ही इंडिया वाले पंजाब में खालिस्तान के लोग, जब उनके साथ इंसाफ, वो समझते हैं कि उनके साथ जो है ना इंसाफ नहीं हुआ, तो इसलिए वो उन लोगों ने खालिस्तान की डिमांड करना स्टार्ट कर दी और दुनिया भर में रेफरेंडम भी करवा रहे हैं। तो इस वजह से अमृतपाल सिंह को लेकर जब मोदी सरकार ने उसके ऊपर स्ट्राइक की, तो पूरी दुनिया में उसके लिए आवाज़ें उठाने लग गए लोग, मतलब खालिस्तान को जो सपोर्ट करते हैं वो उसके लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। तो बाद में काफ़ी दिनों के बाद उसकी एक वीडियो भी आई, और उस वीडियो में ऐसा लग रहा था कि उसको कोई मतलब कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो कभी इधर देख रहा था, कभी इधर देख रहा था। तो उस वीडियो के आधार पर ऐसा लगता है कि वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस उससे वो वीडियो रिकॉर्ड करवा रही है। तो मुझे नहीं पता कि वो वीडियो किस मतलब कि पुलिस रिकॉर्ड करवाई है या फिर वो उसने खुद रिकॉर्ड करके भेजी है, क्योंकि अब वो भिंडरा वाला तो बन नहीं सका, और ना ही वो मतलब कि खालिस्तान के लोगों का वो एक लीडर बन सका। क्योंकि जो सिख होता है वो कभी भागता नहीं है, उसको जो है ना डायरेक्ट अपनी गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी। तो बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, या मतलब कि क्या पाकिस्तान इसके पीछे है, या और उसने जो सर्जरी करवाकर खुद को जो शेप चेंज करके भिंडरा वाले की तर्ज का बनने का मतलब कि बहाना, या फिर एक एक्टिंग जो करने की स्टार्ट की थी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में ये छोटे छोटे डैम बनाकर वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को जो इतनी बड़ी मतलब कि एक गिफ्ट दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी उनकी फ्री बनेगी और लोगों के पास जाएगी, और फिर उस स्टेट की मतलब कि ग्रोथ भी होगी और उनकी इकोनॉमी में इजाफा भी होगा। तो वहाँ के लोग खुशहाल होंगे जब ये 2-3 चीज़ें जब वहाँ के लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। एक फार्मिंग के लिए उनको बीज, बिजली उनको फ्री मिलेगी, वहाँ के कारखाने चलेंगे, बिजनेस होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, तो लोगों में खुशहाली खुद ही आ जाएगी। तो यही 3-4 चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को ना कंसंट्रेट करना चाहिए, मगर गवर्नमेंट के कंसंट्रेट कहीं और होते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को एक अच्छी सर्विस दी है कि छोटे छोटे डैम्स बनाकर, और विलेज को मतलब कि 4-5 विलेज को हर डैम से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो उनकी अच्छी ज़िंदगी जो है ना, अच्छी वेल्थ भी होगी उनकी, और अच्छी ग्रोथ, वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। तो एक ज़बरदस्त, बहुत इसको अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को, ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इससे पानी की भी बचत होगी, जब छोटे छोटे डैम होंगे तो उससे पानी की बचत होगी, और उस पानी से आप फार्मिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया में जो है ना फार्मर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। तो जैसे मेजर गौरवारिया भी आपको इसके बारे में बता रहे थे कि ये ज़्यादा मामला जो है पंजाब से उठा था, तो इसके मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इंडिया का, वो जो बिल पास हुआ था फार्मर्स लॉ, तो उसमें एक ये था कि जो आढ़ती लोग होते हैं, मतलब कि जो जिनकी आड़त होती है, तो जब फार्मर सारी 6 मंथ जो है ना करता है मेहनत, और जब आड़तिये के पास लेके जाता है, वो आड़तिया उसका रेट खुद से मतलब कि उसका लगाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फिक्स रेट नहीं उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जब आड़तिया अपनी मर्जी का रेट लगाएगा तो उससे फार्मर्स को जो है ना नुकसान होता है, क्योंकि पहले ही फार्मर्स को नुकसान हुआ होता है। वो इतनी महंगी जो फसल उसके ऊपर लगता है, उसकी इतने पैसा लग जाता है, और फिर जब वो मंडी में ले जाता है उसको उसकी फसल के रिलेटेड जो है ना जो रेट नहीं मिलता, तो फिर किसान भी मतलब कि खुदकशियाँ करने के ऊपर मजबूर हो जाता है जब उसका पैसा ही नहीं पूरा हो रहा था। तो गवर्नमेंट को भी अच्छे काम करने चाहिए लोगों के लिए, और फार्मर्स मतलब कि एक जो खेती बाड़ी होती है वो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को पावर देंगे, मतलब कि उसको मजबूत करेंगे, तो आपका कंट्री जो है ना, आपकी मुल्क जो है वो मजबूत होगा।
अगर आप रीढ़ की हड्डी को ही कमज़ोर कर देंगे तो ना तो आप उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। तो इसलिए आपको रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना पड़ेगा। तो दूसरा, पाकिस्तान में जो इंडिया वो अमेरिका का जो ना वज़ीर ख़ारजा आया और पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़जाना है उसने वो कटोरा लेकर उसके सामने बैठ गया कि हमें IMF से कर्ज दिलवा लो। तो IMF आपको कर्ज तो देगा, जैसे मेजर गोरवारिया ने भी बताया कि वो आपको कर्ज देगा, मगर आपको वो कर्ज 2 मंथ पहले चाहिए था। अब जो वो आपको कर्ज देगा वो मतलब कि आपके नाक से उसने लकीरें भी निकलवा रहा है, मगर आपको अभी तक कर्ज नहीं दिया। तो बाकी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर्स देने की हामी भरी है और अभी UAE से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेगा और अब चाइना भी आगे आएगा कि वो भी पाकिस्तान की हेल्प कर देगा। मगर पाकिस्तान में जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसके ऊपर किसी को भी इतमाद नहीं है। वो कब चली जाए, कब उसकी मतलब ख़त्म हो जाए। वो सिर्फ एक सीट के ऊपर खड़ी है, एक वोट के ऊपर खड़ी हुई है। अगर एक बंदा इधर से उधर हो जाता है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी वैसे भी जो उस गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं वो 13-14 पार्टीज़ के लोग हैं और हर पार्टी का जो है ना अपना एक वो होता है कि अपनी पार्टी को लेकर चलना होता है। तो हर पार्टी की कोशिश होगी कि उसकी पार्टी आगे आए, उसकी पार्टी की जो डेवलपमेंट्स मतलब कि अपनी पार्टी को एक अच्छी पार्टी बनाकर शो करना। तो ये कभी भी मतलब कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा। पाकिस्तान में ये जो जितने भी हालात हैं ऐसे ही रहेंगे। बाकी मेजर गोरवारिया ने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपको वीडियो में देखकर बहुत नॉलेज भी मिला होगा। मुझे इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिला। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या मतलब कि जाना, क्या आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अमृतपाल सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं कि उसने जो वो सर्जरी करवाई है, क्या सिख धर्म में वो सर्जरी करवाना और चेहरे को चेंज करना क्या ये एक है कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि पाकिस्तान में भी एक ऐसी औरत पाकिस्तान में भी है, मरियम नवाज, जो खुद के फेस के ऊपर सर्जरी करवा के खुद को एक जवान मतलब के शो कर रही है, मगर उसकी एज जो है ना 50-55 साल के इर्द गिर्द है। तो ऐसे सर्जरी करवा के खुद को दुनिया को धोखा देना तो मतलब कि एक गलत चीज़ है। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? सिखिज़्म के लोग जो इस चीज़ को मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर वो इस चीज़ को क्या समझते हैं कि सिक्खी में चेहरे को चेंज करना या मतलब बिगाड़ना, उसको चेंज करके कुछ और दिखाना, तो या फिर मतलब अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल करना, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो शेयर कर दें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा।